हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिज़िक्स का अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम मोशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके फिज़िक्स में सिर्फ एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है, और इसको हम इसके लिए हो सकता है थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स आएँ, ठीक है। फिर अब हम इसके बाद करेंगे हमारे कुछ MCQs, ठीक है, जब ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमें क्या क्या पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पहले आते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी है क्या, ठीक है। एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसा सोर्स, ठीक है, या फिर कह लो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी की। मीन्स ये जो है, ये हमारा एक सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है। वुड को जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या देता है, हमें हीट या फिर लाइट एनर्जी देता है। तो वुड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। उसके अलावा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, क्योंकि धूप से भी हमें एनर्जी मिलती है, विंड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इस तरह की ये क्या है, कुछ क्या है, सोर्सेज है एनर्जी के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, वो देखेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमने ये तो देख लिया कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, बट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे बोलेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं किस किस को बोलेंगे। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होगा जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। क्या होगी, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उस सोर्स को हम क्या मानेंगे, गुड सोर्स मानेंगे। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो है हीट जो है जनरेट होगा बाय बर्निंग अ फ्यूल, ठीक है, वो होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। एक मिनट। कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली। एक यूनिट मास फ्यूल को जब हम कम्प्लीटली बर्न कर दें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी एक यूनिट मास को यूज़ करने से, वो क्या होगा, हमारा उतना ही अच्छा सोर्स होगा। और अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ तो ये होगा किलो जूल्स पर ग्राम, ठीक है, किलो जूल्स पर ग्राम। हम देखेंगे कि एक ग्राम फ्यूल को बर्न करने से कितना किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी जो है वो क्या होगा, लिबरेट होगा। अब वाई किलो जूल्स, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राम को जब हम बर्न करते हैं ना, तो थाउजेंड्स अमाउंट में क्या हो गया, थाउजेंड्स के अमाउंट में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ जूल्स के अमाउंट में क्या होती है, हीट लिबरेट होती है। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम क्या करते हैं, क्योंकि 1000 किसके बराबर, 1000 जूल किसके बराबर होता है, 1 किलो जूल के, तो हम इसको क्या करते हैं, यूजुअली किलो जूल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा कैलोरिक वैल्यू का किलो जूल्स पर ग्राम, की एक ग्राम बर्न करने पे हमें कितना किलो जूल्स ऑफ जो है हीट एनर्जी मिला। जितना ज़्यादा ये हीट एनर्जी मिलेगा मीन्स उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और मीन्स वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उतना ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इजीली असेसिबल। वो जो सोर्स है हमें इजीली असेसिबल हो, ठीक है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। वो फ्लेमेबल वगैरह नहीं होना चाहिए, वो इजीली स्टोर हो जाना चाहिए। देन दैट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इकोनॉमिकल, मीन्स वो चीप होना चाहिए, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। और दैट सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे हैं कि जिनको यूज़ करने से क्या होता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करने से अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है तो उसको हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बोलेंगे। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वो जो इजीली एसेसिबल होगा, जिसको हम इजीली स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकल होगा, और वो कोई पोल्यूशन भी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं
सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। इस अपार्ट फ्रॉम दिस हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सी एनर्जी फ्रॉम सी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर यूजिंग दिस कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है, कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके कन्वेंशनल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग बायोमास एंड विंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। और ये दोनों भी बेसिकली नॉन कन्वेंशनल के अंदर ही आती हैं, ठीक है, बायोमास एंड विंड एनर्जी, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जैसे कि टर्म हमें अपने आप में बता रही है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स जो रेगुलर यूज़ करते आ रहे हों या फिर हम उसको काफ़ी देर से यूज़ करते आ रहे हो। कन्वेंशनल मीन्स पुराना एक तरह से, ठीक है, स्टैंडर्ड कह लो, रेगुलर कह लो, ठीक है, जिसको हम जर्नली यूज़ करते आ रहे हो, ठीक है। तो जिनको हम जर्नली यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको हम पुराने दौर से यूज़ करते आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जिसको हम काफ़ी देर से या पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग अगो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसको हम काफ़ी देर से यूज़ करते आ रहे हैं, वो हमारा कन्वेंशनल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको कन्वेंशनल को कैसे डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारे कन्वेंशनल है। ये बात सही है बट पूरे तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो फिर हमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने चाहिए। तो हम फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये बोलना कि यही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये पार्शली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा इनकरेक्ट, थोड़ा सा पार्शियल स्टेटमेंट है। मैं इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूरा क्या होगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो बेसिकली मेन डेफिनेशन इसकी यही है, जिसको हम लॉन्ग समय से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल होगी जैसे फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इसमें हमारे क्या हो आएंगे, इसमें हमारा आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें बेसिकली हम पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स को हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा वुड आ जाएगा हमारा, क्योंकि पुराने ज़माने में जब हमें खाना वगैरह बनाना होता था, जो भी हम करते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, लकड़ को जला के ही खाना बनाते थे, तो वुड आ जाएगा, काउडंग आ जाएगा। ये भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही हैं, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम पूछे ना कि वाइडली यूज्ड कौन सा सोर्स है, तो वो यही सोर्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये है उसका प्रॉपर स्टेटमेंट। ये चीज़ बोलना कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही नॉन रिन्यूएबल है, वो थोड़ा पार्शली इनकरेक्ट है। बट ये स्टेटमेंट आएगा कि मोस्टली जो भी हम जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ यूज़ करते हैं, उसमें से मोस्टली जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स आ गए हमारे, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद जो हमारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये भी हमारा नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हम फॉसिल फ्यूल्स को ही बेसिकली बर्न करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद ये जो काउ डंग था, वुड था, ये भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ठीक है। तो ये चीज़ बोलना कि ये सिर्फ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ऐसा सही नहीं है, बट मोस्टली ये नॉन रिन्यूएबल ही होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड, ठीक है। मोस्टली जितने भी ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, ये मोस्टली क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ऑल्दो ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, मोस्टली यही इन्हीं को ही यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो आई होप आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो हमें मेन चीज़ पढ़नी है कन्वेंशन में, हमें पढ़ना है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे,
फॉसिल फ्यूल्स हमारे होते हैं जो भी हमारे जो डेड रिमेन्स होते हैं ना प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के, ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ये क्या होते हैं, जब इनकी डेड बॉडीज हो जाती हैं फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए ये क्या रहते हैं, बरीड रहते हैं, और इस इन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ, ठीक है, डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और ये फॉसिल फ्यूल्स को बनने में 1-2 साल या 10 साल नहीं लगते, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में, ठीक है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। सो अगर हमें पावर प्लांट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स ही क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, ठीक है। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, ठीक है। सो ये इजीली रिप्लेसेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन जो है क्या है, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, सॉरी, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। कैसे? क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ठीक है। अगर सन ही नहीं होगा तो फिर प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट्स अपना खाना कैसे बना पाएंगे, प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो जो एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट प्लांट्स, क्योंकि वो तो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, या तो वो उनको खाते हैं इस वजह से सर्वाइव कर पाते हैं, या फिर प्लांट्स ही जो है हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं होंगे, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स ही नहीं होंगे तो फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं बनेंगे। सो हम कह सकते हैं कि जो सन है वही क्या है, अल्टीमेट सोर्स क्या है, किसका है, फॉसिल फ्यूल्स का है, ठीक है। और अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूं तो इसमें भी हमें फर्दर और 3 टाइप्स के फॉसिल फ्यूल्स को पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखा, टाइप्स देखे कि हमने कौन से टाइप्स के पढ़ने हैं, ठीक है। उन टाइप्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी थी फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स में फर्दर हमने पढ़ना है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। सो आज हम पढ़ेंगे कोल के बारे में भी। अब कोल क्या होता है, ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे पहले कोल के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोल की, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स में पढ़ा, फॉसिल फ्यूल्स क्या थे, बेसिकली दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो अगर मैं पर्टिकुलरली कोल की बात करूँ, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में कोल की बात करूँ तो कोल जो है किससे बनता है, याद रखना पर्टिकुलरली ये बनता है प्लांट्स के डेड रिमेन्स से, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो की अगर मैं बात करूं, ठीक है, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, ठीक है। अब उसके अर्थ के पास क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे। सो ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे हम कह लें फ्लड हो गया, ठीक है, सो ड्यू टू फ्लड कह लो या जो भी कोई नेचुरल प्रोसेस कह लो, ये जो फॉरेस्ट थे ये क्या हो गए थे, गॉट बरीड अंडर द सॉइल, these forests got buried under the soil। so होता क्या गया, as more soil deposited over them, वो क्या होते गए, compressed, वो compressed होते गए, ठीक है। so with the passage of time क्या होता गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता गया, हाई टेम्परेचर हुआ, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब कुछ चीज़ें हुई, उन पर हाई प्रेशर अप्लाई हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, ठीक है, वो कंप्रेस होते जा रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके अंदर जो डेड प्लांट्स थे दे गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। दीज प्लांट्स अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और उसी को, और कोल जो होता है मेनली किस में रीच होता है, कार्बन में, इसलिए हमने लिखा है कि कोल किससे बना होता है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। याद रखना प्लांट्स इज द मेन थिंग, ठीक है।
इट इज़ द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली इसमें क्या होता है हमारा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मेनली बात करूँ, मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, तो कार्बन कंटेंट मोस्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हमने समझा कि किस तरह से जो कोल है वो बनता है, देखा हमने कि कैसे जो फॉरेस्ट वगैरह थे वो गॉट बरीड अंडर द सॉइल, ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्लडिंग एंड ऑल, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन या फिर कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कार्बोनाइजेशन या फिर कार्बोनेशन हम बोलते हैं किसको, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल को, ठीक है। अब कोल जब डिस्कवर हुआ था, ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी पॉसिबल हो पाया था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। फिर था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का क्या मतलब हुआ, जब हम कोल को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, क्या करना है हमें, कोल को क्या करना है, हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, कोल को जब हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और वो बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है, ठीक है, कोल टार मिलता है, ठीक है, कोल गैस मिलती है और अमोनिकल लिक्विड मिलता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें से कंपेयर करूं तो कोल को ही हम क्या, कोक को ही हम क्या बोलते हैं, बेटर कोल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ बेटर देन कोल, सॉरी, कोक जो क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेटर देन कोक बोलते हैं, कोक को बेटर देन कोल बोलते हैं, क्योंकि हमें जो ये प्रोडक्ट मिला होता है, बाय प्रोडक्ट मिला होता है कोल को बर्न करने से, इसमें जो कार्बन की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल। सो कोक को हम बोलेंगे कि कोक इज़ बेटर देन कोल, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, मोर हीट प्रोड्यूस करता है और लेस स्मोक प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट, क्योंकि इसमें जो कार्बन का प्रेजेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोल, ठीक है। सो इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं, पेपर में सीधे आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें क्या क्या इसके बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देन कम्स द यूजेस ऑफ कोल। अब कोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हीटिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है, रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था फॉर जनरेटिंग स्टीम, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो रेलवे इंजन्स हैं वो रन करते थे। थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोक और कोल गैस को प्रोड्यूस करने में हम क्या करते हैं, कोल को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ कोल। अब कोल जो है बेसिकली कोल जो है कितने टाइप्स का है, होता क्या है कि प्लांट्स जब बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, तो आफ्टर सम ईयर्स और हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो सबसे पहले कोल बनता है वो होता है पीट बनता है, ये सबसे पहला कोल होता है, ठीक है। फिर इसी पीट पे क्या होता है, और समय के बाद और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी पीट पे जब लगता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो क्या होता है, ये पीट कन्वर्ट हो जाता है एक बेटर कोल में जिसका नाम है लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट पे भी जब आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद जब हम चेक करेंगे, ठीक है, तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाएगा बिट्यूमिनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिट्यूमिनस कोल में। और बिट्यूमिनस कोल क्या होगा, इन दोनों से बेटर होगा। और बिट्यूमिनस कोल फिर आफ्टर सम ईयर्स, ठीक है, एंड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये किस में कन्वर्ट होता है, एंथ्रासाइट में। और ये एंथ्रासाइट ही बेस्ट कोल माना जाता है, क्योंकि इसको बनने में एक तो बहुत देर लगती है, और ये जो बना होता है ना एंथ्रासाइट कोल, ये बना होता है अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और इसको बनने में भी बहुत देर लगती है। इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और इसी को ही हम बेस्ट कोल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके जो बेसिक स्टोरी थी
वो मैंने आपको बता दी कि प्लांट पहले कन्वर्ट होते हैं पीट कोल में, पीट फिर कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट होता है बिटुमिनस में, और बिटुमिनस होता है एंथ्रासाइट में। बेस्ट जो कोल है वो हमारा एंथ्रासाइट ही होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट वो क्या होगा, बेस्ट होगा। इसमें कार्बन कंटेंट होता है 95 to 98%। ठीक है, ये बेसिकली वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट 95 to 98% है। और याद रखना एंथ्रासाइट को ही हम बोलते हैं ब्लू कोल या फिर हार्ड कोल। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है जितने भी कोल हैं उसमें से। ठीक है, सो एंथ्रासाइट को हम ब्लू कोल और हार्ड कोल भी बोलते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो इसका एंथ्रासाइट का अगर हम बोलूँ लार्जेस्ट रिजर्व, तो ये हमें रशिया में मिलता है। ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ठीक है, अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, मीन्स कि 1 ग्राम एंथ्रासाइट को बर्न करने में जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पीट। पीट की क्या होती है, लोवेस्ट होती है। मॉइस्चर कंटेंट इसमें लो होता है। ठीक है, जो भी बेस्ट क्वांटिटी के कोल होते हैं उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, कैलोरीफिक सबसे ज़्यादा होगी, मॉइस्चर जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, और जो होता है स्मोकलेस होते हैं ये, और स्टेट इनकी क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होते हैं। बिटुमिनस जो है इसमें क्या होता है 80 to 85% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड कोल भी बोलते हैं, हाउस होल्ड कोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाइडली यूज होता है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ बिटुमिनस के लिए इट इज़ वाइडली यूज एंड फाउंड इन इंडिया, बिटुमिनस कोल। ठीक है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो एंथ्रासाइट से कम होती है। ठीक है, आई होप ये एरोज आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, और बिटुमिनस जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है, जैसे एंथ्रासाइट का लोवेस्ट होता है, बिटुमिनस का क्या होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। और स्मोक ये क्या करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। और स्टेट इसकी क्या होगी, हार्डेस्ट नहीं होगी, मतलब उसे थोड़ा सॉफ्ट होगा, इतना हार्ड नहीं होगा जितना एंथ्रासाइट हार्ड। फिर हमारा आता है लिग्नाइट एंड पीट। लिग्नाइट एंड पीट दोनों को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्बन कंटेंट होता है 35 to 50% और इसमें होता है 25 to 30%। कैलोरीफिक वैल्यू पीट की जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट इसमें हाईएस्ट होता है। ठीक है, और स्मोक बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा स्मोकी क्या होता है, पीट ही होता है, और ये क्या होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट होता है। ठीक है, ये था कोल के बारे में। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं, अगर स्टेट की बात करूँ कि कोल रिजर्व की। ठीक है, सो मैक्सिमम जो है, जो स्टेट जिसमें कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा फाउंड होता है दैट इज़ झारखंड। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ फाउंड होता है वो कहाँ पर होता है, झारखंड में फाउंड होता है। ठीक है, सो ये था कोल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमें पढ़ा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है उसके बारे में। फिर हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के अंदर हमने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो होता है जो काफ़ी देर से हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं। फिर हमने फॉसिल फ्यूल्स में बेसिकली हमने पढ़ना है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। आज हमने किया है कोल के बारे में। ठीक है, कोल के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि वो किस तरह से बनता है। ठीक है, और उसके टाइप्स भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी रिगार्डिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, और उसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम रह जाएगा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और उसके आगे के जो भी लेक्चर्स हैं फर्दर। आज हमारा ख़त्म हुआ है फॉसिल फ्यूल का सिर्फ एक पार्ट, दैट इज़ कोल। ठीक है, बाकी का पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके गाइस।